व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग आ चुके हो अब डे 16 की फाइनल वीडियो पे, और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक चैप्टर और करने की कोशिश करेंगे, जो कि है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम कौन सा? इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से एडीएस से हमें पता लगता है, वो हम बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं शानदार टॉपिक को और यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज, अब ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ना, ये दिया है कीन्स ने। सर कीन्स का बहुत बड़ा योगदान है। यस, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में प्रोफेसर कीन्स का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनका नाम क्या है? जे.एम. कीन्स। ठीक है। अब कीन्स ने बोला भैया एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहां पे आ सकता है? एक ऐसे सिचुएशन पे आएगा जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस है। सर एडी इज इक्वल टू एस से क्या होगा? देखो, ना तो शॉर्टेज होगा ना सरप्लस होगा, है ना भाई। अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो जाता है तो इससे शॉर्टेज होता है इकोनॉमी में, मतलब सामान कम है ना। और अगर एडी लेस देन एएस आ जाता है तो इससे सरप्लस होता है कि सामान बहुत सारा है, डिमांड इतनी है नहीं। तो एडी ग्रेटर देन एएस भी इक्विलिब्रियम नहीं है, एडी लेस देन एएस भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम है क्या? तो कीन्स ने बोला भैया इक्विलिब्रियम होगा जहां पे एडी रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई किसके बराबर हो? एएस के, रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस एस, राइट। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि एडी इज इक्वल टू एएस इज इक्विलिब्रियम, एडी को सी प्लस आई, एएस को सी प्लस एस, सी से सी खत्म होगा तो आई इज इक्वल टू एस। इसका मतलब इक्विलिब्रियम दो तरीके से पता चल सकता है, या तो जहां पे एडी बराबर एएस है, या तो जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट है। समझे? तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि सर इक्विलिब्रियम दो अप्रोच है जो कीन्स ने दी हैं, एडी बराबर एस और एस बराबर आई। सही है सर। अब अपने वाली टेबल बना लेते हैं। लेट्स सपोज 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, है ना। कंजम्पशन क्या लेते हो आप? 0 पे 40, फिर 80 से बढ़ा दो। 280 के बाद हम ले लेते हैं 360, 360 के बाद हम लोग ले लेते हैं 440, फिर हम ले लेते हैं 520, है ना। इन्वेस्टमेंट को वही ऑटोनॉमस रखता हूं मैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 2020 ले लूं। चलो सर, ठीक है सर। अब अगर मुझे सेविंग निकालनी हो तो सर इनकम में से कंजम्पशन हटा दो, सेविंग आ जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग। 600 में से 520 गए तो 80, 60, 40, 20, 0, -20, -40। अब अगर ए डी निकालना हो तो ए डी कैसे निकलता है सर? ए डी इज सी प्लस आई, इन दोनों को जोड़ दो। 40 और 20 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। और अगर एएस निकालना हो तो एएस तो इनकम के बराबर होता है, अदरवाइज आप सी प्लस एस भी कर सकते हो। सी प्लस एस करोगे तो 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। एडी कैसे करा? सी प्लस आई। ओके। अब मुझे बताओ जल्दी से कि इक्विलिब्रियम कहां पे दिखाई दे रहा है? तो इक्विलिब्रियम कहां पे होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम होता है जहां पे एडी बराबर एएस हो। ये देखो, एडी बराबर एस, दिस इज इक्विलिब्रियम। यहीं पे देखो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट भी है, जितनी सेविंग है उतनी ही इन्वेस्टमेंट भी है, राइट। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको मिल जाएगा। ओके। इसके ऊपर क्या हो रहा है सर? इसके ऊपर क्या सिचुएशन है? यहां पे देखो क्या ज्यादा है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, और इसके नीचे क्या हो रहा है? AD इज लेस देन एएस। तो इसमें भी क्या क्या होता है, इसमें भी क्या क्या होता है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। टेबल बनानी आ गई बच्चों। अब अगर आपको इसको प्लॉट करना हो तो सर इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा हमें? तो देखो AD AS अप्रोच
और SI अप्रोच, दोनों के ही कर्व बनाने सीख लो। ADS अप्रोच का तो बहुत सिंपल है भाई, 45 डिग्री ये कौन सी लाइन होती है, AS, और AD कैसे होती है, लो सर ये AD आ गया। तो जहां पे भी AD बराबर AS इक्वल हो, दिस इज इक्विलिब्रियम। सर इसको इक्विलिब्रियम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे AD बराबर AS है। ठीक हो गया। और सर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, इन्वेस्टमेंट तो ऐसी होती है ऑटोनॉमस, 20-20-20-20 अगर आप प्लॉट करोगे, और सेविंग नेगेटिव से शुरू होती है, सेविंग सर नेगेटिव से शुरू होगी। तो जहां पे भी सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट हो, यही वाला पॉइंट ले लेता हूं। तो यहां से अगर मैं चलता हूं ये, तो ये सेविंग का कर्व हो गया, यहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होंगे, तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। सर ये इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट है। कुछ बच्चे बेटा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ब्रेक इवन पॉइंट भी तो होता था। बच्चों जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, वो इनकम बराबर कंजम्पशन पे होता है। मतलब कि पहले तो आप ये कर्व बना लो, राइट। अब देखो आपके पास AS इज इनकम, कंजम्पशन AD से नीचे बनता है। तो अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना हो, अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, ADS और SI कर्व में उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कंजम्पशन नीचे होता है, कंजम्पशन नीचे होता है, यहां पे होता है C, राइट। तो यहां पे देखो, यहां पे है, ये वो पॉइंट है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, इनकम बराबर कंजम्पशन है, ओके। और इसी पॉइंट पे जो सेविंग है वो जीरो होता है, ये देखो, इसी पॉइंट पे सेविंग जीरो होता है, इसीलिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो देखो सेविंग यहाँ पे जीरो है, समझे। तो फर्क होता है ब्रेक इवन पॉइंट में और इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम अलग चीज है, ब्रेक इवन पॉइंट अलग चीज है। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम इज AD बराबर AS, ब्रेक इवन पॉइंट इज इनकम बराबर कंजम्पशन, इक्विलिब्रियम इज सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज सेविंग इज इक्वल टू जीरो। तो देखो बहुत फर्क है, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू फाइंड इक्विलिब्रियम यूजिंग ADS अप्रोच एंड SI अप्रोच। आ जाओ सर, देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कीनेसियन थियरी, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AD फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू AS। सो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन AD इज इक्वल टू AS। उसके बाद लिखा हुआ है AD इज इक्वल टू C+I, AS C+S। इन दोनों को कट करो तो दूसरी अप्रोच आ जाएगी S इज इक्वल टू I। तो इक्विलिब्रियम ढूंढने की दो अप्रोच हो जाएंगी, एक ADS अप्रोच, एक SI अप्रोच, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों अगर ADAS अप्रोच लिखनी हो तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर 6 नंबर। अगर वहां पे आ गया कि इक्विलिब्रियम बताओ यूजिंग ADAS अप्रोच, तो ये पूरा लिख के आओगे। अकॉर्डिंग टू कीनेसियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन AD रिप्रेजेंटेड बाय C+I इज इक्वल टू द AS, ठीक है। फिर हम बोलेंगे AD के दो कंपोनेंट होते हैं, एक C होता है एक I होता है, फिर हम उनको डिफाइन कर देंगे। उसके बाद AS क्या है, AS इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इट इज शोन बाय 45 डिग्री लाइन। ये डिग्री का वो था साइन, ये नीचे जीरो लग गया, 45 डिग्री लाइन। सिंस इनकम रिसीव्ड इन इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, दस AS कर्व कैसे रिप्रेजेंट होता है, C+S से। तो यहाँ पे आप C+S को डिफाइन कर दोगे। तो पहले पूरा आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप टेबल बनाओगे। टेबल भी मैंने आपको बना के दिखा दी, बस ये एम्प्लॉयमेंट ले लेना 0 10 20 30 40, ठीक है, परफेक्ट है, डन सर। उसके बाद बच्चों आप कर्व बना दोगे ADAS का कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कहां पे मिल रहा है, जहां पे AD और AS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके नीचे आ जाता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मेंशन करना मत भूलना, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इधर X ओरिजिन Y, इधर AD। अब आता है बच्चों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर अगर AD लेस देन AS हो और AD ग्रेटर देन AS हो तो क्या होगा। देखो बच्चों एक बात समझो, बड़ा सिंपल सी चीज है ये। अगर AD, पहले उधर चल लेते हैं हम, ग्रेटर देन AS पे, अगर AD ग्रेटर देन AS है, इसका क्या मतलब है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब भी डिमांड ज्यादा होने लगती है तो मैं जितना स्टोर करने की कोशिश करता हूं या इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, उतना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाता।
भाई देखो, इन्वेंट्री की जरूरत हर प्रोड्यूसर को होती है, हर प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ स्टोर करना चाहता है अपने फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो इन्वेंट्री की जरूरत तो सबको है। तो जब भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो मैं उतना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाऊंगा बेटा, मैं उतना स्टॉक नहीं मेंटेन कर पाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, स्टॉक शॉर्ट हो जाएगा, तो अगली बार मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बट शॉर्ट रन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एडी इज मोर देन एएस इट मींस द फर्म्स एंड द कंज्यूमर्स, फर्म्स और कंज्यूमर्स दोनों ज्यादा सामान खरीद रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। एज अ रिजल्ट जो हमारा इन्वेंट्री है वो गिर जाएगा, द इन्वेंट्री विल फॉल। हम जितना मेंटेन करना चाह रहे थे उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इन्वेंट्री वापस से उस लेवल पे लाने के लिए फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा और आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आपको आउटपुट पे फोकस करना पड़ेगा कि भैया ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जो कि इतनी आसान नहीं है बट करनी पड़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लोगों को जॉब्स भी देनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ाओ, आप तभी वापस से इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाओगे, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी ना तभी, राइट। और अगर इसका रिवर्स हो जाए, सर रिवर्स क्या है, एडी अगर लेस देन एएस आ जाए फिर क्या होगा, इसका मतलब डिमांड कर ही नहीं रहे लोग, इतनी ज्यादा डिमांड नहीं हो रही। तो सर अगर डिमांड नहीं हो रही है इसका क्या मतलब है, अगर डिमांड नहीं हो रही है तो इन्वेंट्री बचा रहेगा, इसका मतलब स्टॉक बचा रहेगा आपके पास, डिमांड नहीं हो रही तो माल बचेगा, माल बच गया तो फिर आउटपुट की जरूरत नहीं है, अगली बार आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट फर्म्स एंड कंज्यूमर्स टुगेदर वुड बी बाइंग फ्यूअर गुड्स, कंपैरेटिवली कम खरीद रहे हैं। एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री वुड राइज, स्टॉक बढ़ जाएगा। देखो वहां पे इन्वेंट्री गिरा था, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इसको क्लियर करने के लिए अगली बार कम होगा एम्प्लॉयमेंट, कम होगा आउटपुट, जब तक आप वापस एडी बराबर एएस पे नहीं आ जाते। तो ध्यान रखना है, आपको तीन चीजों पे इंपैक्ट दिखाना है, इन्वेंट्री पे, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे और उसके बाद आउटपुट पे, राइट, डन सर। इसके बाद आता है बच्चों एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच में हम बोलेंगे कि इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, जब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप इस तरीके से वही टेबल बन जाएगी, कर्व मैंने आपको बना के दिखाई दिया एस बराबर आई का, है ना। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर द एसआई अप्रोच। सर अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हुआ तो क्या होगा, और अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हुआ तो क्या होगा। देखो अब फिर समझो बच्चों, अगर सेविंग कम है इसका मतलब क्या है, सेविंग कम है इसका मतलब है कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं इसका मतलब डिमांड भी ज्यादा है, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आप जितना इन्वेंट्री प्लान कर रहे थे उतना नहीं कर पाओगे, इन्वेंट्री गिर जाएगा, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इट मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं। इससे जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब जो स्टॉक मेंटेन करना चाहते थे प्रोड्यूसर्स, वो कम हो जाएगा, वो गिर जाएगा, इट वुड फॉल, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी इतनी डिमांड आएगी लेकिन आ गई, राइट। इसको वापस से लाने के लिए फर्म्स को फिर से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं हो जाती। और अगर सेविंग ज्यादा है इसका मतलब लोग सेविंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इफ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट इट मींस हाउसहोल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग, खर्चा नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं तो फिर इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री राइजेस, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। अब इसको क्लियर करने के लिए क्या करेगी फर्म, प्रोडक्शन कम करेगी, कब तक, जब तक सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। तो ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सेविंग ज्यादा हो तो क्या होता है, सेविंग कम हो तो क्या होता है, ओके। इसके बाद बेटा जी हमारे पास तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम आते हैं, एक को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, एक को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक को हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखोगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बच्चों जो हमारे पुराने इकोनॉमिस्ट होते थे ना, वो बोलते थे कोई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, एक ही तरीके का इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं जैसे कीन्स हैं, इन्होंने बोला भैया ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम एक नहीं है, इक्विलिब्रियम तीन तरीके के हो सकते हैं। सर तीन तरीके के कैसे हो सकते हैं, सबसे पहला होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? इसमें कीन्स ने बोला भैया जहां पे AD बराबर AS है, ये AS है, ये AD है, जहां पे AD बराबर AS है ना, इस सिचुएशन पे जितने भी लोग काम करना चाहते थे उनको काम मिल भी रहा है, तो इसको वो क्या कंसिडर करेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अगर बच्चों आप इक्विलिब्रियम पे आ गए हो और जितने भी लोग जो विलिंग थे, एबल थे काम करने के लिए, उनको काम मिल भी रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माना जाएगा। जो पीछे आपने AD बराबर AS वाला इक्विलिब्रियम देखा ना, उसको हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही कंसिडर करा है, राइट। सर दूसरा कौन सा होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेटा अभी हमारे पास इतना काम नहीं है फिलहाल। सर मतलब देखो, मतलब ये है, ये AS है, ये AD है, ओके। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बैठता है। ये आपका क्या बैठता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपका ये बैठता है, ओके। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, डिमांड कंपैरेटिवली कम है। अगर डिमांड कंपैरेटिवली कम है तो लोगों को काम भी कम मिलेगा, लोगों को पैसा भी कम मिलेगा। जब डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो यहाँ पे ना बच्चों डिमांड नीचे आ जाती है, थोड़ी सी इधर आ जाती है। ये आ गया AD, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम, दिस इज AD1 जिसको हम एक्चुअल बोल रहे हैं, जो अभी इकोनॉमी में चल रहा है ना। तो अगर AD नीचे आ जाता है बेटा, तो आपका ADS यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितने भी लोग काम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो अभी उतना काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं है इकोनॉमी में, डिमांड नहीं है। तो जब भी AD नीचे होगा, कम होगा, तो आपको कौन सा इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। कि भाई आप काम ज्यादा कर सकते हो लेकिन आपको काम मिल ही नहीं रहा, तो आप कंपैरेटिवली कम काम करोगे, तो वहां पे आप अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे, ठीक है। तो AD कम वाला होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट नाम में ही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मैं 8 घंटे काम करना चाहता हूं लेकिन 10 घंटे करना पड़ रहा है, 11 घंटे करना पड़ रहा है, 12 घंटे करना पड़ रहा है, जैसे बोलते हैं ना ओवर टाइम करना, वही वाली हालात। AS AD, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अभी क्या हो रहा है? डिमांड इतनी ज्यादा है कि काम बहुत है इकोनॉमी में, है ना। तो AD ऊपर आता है इस बार, डिमांड ज्यादा है। AD1 दिस इज एक्चुअल, जो अभी चल रहा है फिलहाल। तो ये आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा नया। तो देखो इनकम भी ज्यादा, आउटपुट भी ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में AD ज्यादा होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट में AD कम होगा, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसमें तो AD बराबर AS जहां पे है वहीं पे। तो 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए बस। फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सिर्फ इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बेसिक। उसके बाद आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब AD कम होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा आगे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओके। अब आता है बच्चों हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इसके बारे में एक चीज समझा दो हमें। देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अगली क्लास में, क्योंकि
इसको समझने के लिए एक डीप लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए, बट तुम लोगों ने आज बहुत सारा काम किया है अभी अपने आप में एडीएस अप्रोच तैयार करने में, और उसके साथ साथ तीनों इक्विलिब्रियम पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आज आप लोग एक काम करो, यहां तक सारी की सारी चीजें निपटाओ, यहां तक सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर लो। आज एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये तैयार कर लो। यूनिट कल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा तो एक आधा पार्ट बचेगा, उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ खत्म कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसको एक बार आप खोल के देखो, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम वहां पे चेक कर लो कि सर अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो हमें उसमें कैसे लिखना है। तो देखो, अगर एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम आया तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है कि एडीएस में कीन्स ने क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे इसके एजम्पशंस, कि इसके अंदर कुछ चीजें एज्यूम करके चलनी पड़ती है, जैसे हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, है ना, प्राइजेस को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं, राइट, इस तरीके की चीजें। तीसरा हमें वहां पे बना के आनी है टेबल, फिर हम नंबर 4 पे बनाएंगे कर्व, और फिर हम 5 नंबर पे कर्व को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो जब आप इतना इस तरीके से लिख के आओगे तो आपको एडीएस अप्रोच पे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जहां पे एडी बराबर एएस होता है ना फुल एम्प्लॉयमेंट में, ऐसी सिचुएशन को हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। तो कई बार ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड यूजिंग द कीनेसियन थ्योरी। तो इफेक्टिव डिमांड अगर वो आपको बोलता है तो ध्यान रखना, इफेक्टिव डिमांड में आपको एडीएस अप्रोच को एक्सप्लेन करके आना है। इफेक्टिव डिमांड कब बोलते हैं? जब डिमांड इफेक्टिव हो जाती है, और डिमांड इफेक्टिव कब होती है? जब इट इज बराबर टू एएस, राइट। तो दिस इज हाउ आपको आज प्रिपेयर कर लेना है, इसकी तैयारी कर लो बहुत अच्छे तरीके से, और हम मिलेंगे कल और इस यूनिट को करेंगे कंप्लीट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत ही शानदार, मजा आया आज, काफी चीजें करी, काफी कुछ सीखा। कल मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।